साथियों नमस्कार, मैं आपके साथ गौतम आनंद। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव है, आपको पता है कि सरगर्मियां उसकी तेज़ हो रही हैं। इस बार समाजवादी पार्टी वही 2024 में जो उसका पीडीए का फार्मूला था, उसी के तहत वो उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। अखिलेश यादव इस बार एक एक टिकट जो है वो खुद तय कर रहे हैं और इस बात का बहुत ध्यान रख रहे हैं कि वहाँ का जो प्रत्याशी होगा, वहाँ का जो उम्मीदवार होगा उस विधानसभा का, उसके पास क्या समीकरण है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो कैसे जीत करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। वर्तमान में मैं बस्ती में मौजूद हूँ और आपकी टीवी स्क्रीन पर मेरी बाईं तरफ आपको एक चेहरा नज़र आ रहा होगा। नाम है दयाशंकर मिश्रा, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष बस्ती के रह चुके हैं और लगभग 35 से 36 साल इन्होंने बीजेपी के साथ राजनीति की। आप समझिए, 35 से 36 साल ये भाजपा में रहे। 2024 लोकसभा का चुनाव होता है। चुनाव में ये बीजेपी की तरफ से दावेदारी करते हैं लोकसभा के टिकट को लेकर के। उस समय 2 बार के एमपी हरीश द्विवेदी जो हैं, वो तीसरी बार चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। भाजपा उनको टिकट भी देती है, लेकिन वो चुनाव यहाँ से हारते हैं। तब ये भाजपा में थे, इन्होंने कहा था कि टिकट बदलना चाहिए, वो हार जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी मांग की थी कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो टिकट का बंटवारा हमें करने दिए, 40 सांसदों का टिकट कटना चाहिए। दिल्ली की जो टीम है या कहें दिल्ली की जो लॉबी है, वो नहीं मानी। नतीजा यह हुआ कि समाजवादी पार्टी जो है 37 सीट जीती और भाजपा 33 पर सिमट गई। उसके बाद ये बसपा इनको टिकट देती है और उसके बाद जब बसपा इनको टिकट देती है तो पूरा बस्ती में माहौल बन जाता है। आपको याद होगा कि 2024 में जब बसपा इनको टिकट देने के बाद फिर जब इनका टिकट कटता है और इनको मनाने के लिए कि आप बसपा से चुनाव मत लड़िए, आप सोचिए कि दिल्ली तक के फ़ोन आया। दिल्ली तक फ़ोन, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में किसका फ़ोन आया होगा। उसके बाद इनका टिकट कटता है। पूरे देश भर में चर्चा का विषय कि बस्ती में बसपा का टिकट कट गया, क्यों कट गया। समाजवादी पार्टी में फिर शामिल होते हैं ये और बस्ती से रामप्रसाद चौधरी जो हैं उनको सांसद बनाने का काम करते हैं। अखिलेश जी इनकी ताकत को समझते हैं और अखिलेश जी ने इनको बुला करके पार्टी में शामिल हुए। ये अब 2027 का चुनाव सामने खड़ा है। हरैया से ये हरैया जो विधानसभा है बस्ती की 5 विधानसभाओं में से एक, वर्तमान में वहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, वहाँ से ये अपनी दावेदारी कर रहे हैं। क्या तैयारी है इनकी? बीजेपी में रहे हैं तो बीजेपी को बहुत अच्छे से जानते हैं। बीजेपी के तमाम जो संसाधन हैं उनसे लड़ने के लिए क्या तैयार हैं, कितनी तैयारी है, क्या समीकरण है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आप समझिएगा, ये इंटरव्यू आप पूरा देखिएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आप हरैया से उम्मीदवार होते हैं समाजवादी पार्टी के 2027 में जी, तो आप भाजपा से कैसे लड़ेंगे? पहला सवाल। भारतीय जनता पार्टी से लड़ना नहीं पड़ेगा मुझको। भारतीय जनता पार्टी अपने आप हॉस्टाइल हो जाएगी और मैं समाजवादी पार्टी का टिकट मिलने के बाद ही बस्ती ज़िले में लगने लगेगा कि समाजवादी पार्टी हरैया सीट जीत रही है। आप भाजपा में रहे हैं जी, आप सब कुछ जानते होंगे। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी में 35 साल रहा और मैं जिला अध्यक्ष रहा। मैं युवा मोर्चे का गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा अवध विश्वविद्यालय का। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी पूरी तरीके से जानता हूँ। मैं राजनीतिक परिदृश्य को भी ठीक से जानता हूँ। हरैया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जब जीती तो हम लोग साथ थे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2 बार जीती तो हम लोग साथ थे और हम लोगों ने साथ छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की दशा देख रहे हैं आप। बस्ती की लोकसभा जो 19 में सपा बसपा गठबंधन से माननीय रामप्रसाद चौधरी जो आज वर्तमान में सांसद हैं, वो हार गए थे। हरीश द्विवेदी सांसद हुए थे और 24 में भी उनको ये अहंकार था हरीश द्विवेदी को कि मैं चुनाव जीतूंगा। जब सपा बसपा गठबंधन से रामप्रसाद जी नहीं हरा पाए तो अब हमको सपा से कैसे हरा पाएंगे, इस अहंकार में वो चुनाव लड़े। मुझे भी बसपा ने टिकट दिया 24 में। मैं बसपा के टिकट पे लड़ रहा था। मैं 6 अप्रैल को ज्वाइन किया और 6 मई को मेरा टिकट काटा गया। जिस दिन अंतिम दिन था, अंतिम दिन के अंतिम समय में 2 बजे के करीब हमारा टिकट कटा। उसके बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं था।
मैं लगभग एक सप्ताह बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला और मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। अखिलेश यादव जी का जो राजनीति करने का तरीका है, जो कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का तरीका है, मैं उसका पूरी तरीके से मुरीद हूँ। उनकी कार्यशैली ही ऐसी है जो आकर्षण का केंद्र है। मैं उसके बाद समाजवादी पार्टी में लगातार लगा हुआ हूँ, हर्रैया से दावेदारी कर रहा हूँ। मुझे अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया तो हर्रैया सीट जीत के दिखाऊंगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो है हरैया की जो सीट है वो जीत नहीं पाती है, लगातार हार रही है वहाँ पर, तो आपके पास क्या समीकरण है ऐसा कि आप जीत करके और सीट जो है सपा के झोली में डाल देंगे? देखिए, हमारे पास देखिए नैतिक बल से बड़ा कोई बल नहीं होता, दुनिया में कोई बल नहीं है। मेरे पास, पहली बात आप जान लीजिए, पूरे ज़िले में चर्चा कर लीजिए, मेरे पास नैतिक बल है और मुझे हर जाति वर्ग का वोट मिलेगा। मुझे ये नहीं है कि खाली ब्राह्मण वोट देगा, आज हमको हर जाति का वोट मिलेगा, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, चाहे जिस जाति के लोग हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, मुस्लिम हो, दलित हो, हमें हर जाति वर्ग का वोट मिलेगा और मैं उसके आधार पे कह सकता हूँ कि मैं हर्रैया सीट जीत के आऊँगा। अरे वहाँ पर जो अभी विधायक हैं उनको कैसे हराएंगे आप? अरे हम उनको हराएंगे ना, आखिर में हारेंगे वो तभी तो मैं जीतूँगा। और वो हारेंगे क्योंकि इस समय तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, हमको भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना है। भाजपा से लड़ रही है जी। और जिस दल में अनुशासन ना रह गया हो, जिस दल में आपसी सामंजस्य ना रह गया हो, वो दल क्या लड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि मैं हर्रैया विधानसभा के, आप जन जन से पूछिए, किसी चौराहे पर जाके पूछिए कि कौन समाजवादी पार्टी से लड़ेगा, कौन जीत सकता है, तो उसमें प्रमुखता से मेरा नाम आ जाता है। और मैंने आपसे कहा ना कि मुझे हर जाति वर्ग का वोट मिलेगा और उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि मैं चुनाव जीत जाऊँगा। भाजपा जो है वो दिल्ली और लखनऊ का जोर लगाएगी। देखिए, पैसे से कुछ नहीं होता है। राजनीति में अगर पैसा धन बल का जोर चलता तो 14 में हरीश द्विवेदी सांसद ना हुए होते। उनके पास कोई संसाधन नहीं था, तो 14 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, राजकिशोर सिंह जी मंत्री थे और उनका भाई लड़ रहा था लोकसभा, तो उनको जीतना चाहिए था, लेकिन हरीश द्विवेदी जीते। तो पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। तमाम सीटों पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जहां कार्यकर्ता जीते हैं, जहां जो है पैसा हार गया, बाहुबल हार गया, धनबल हार गया, और वहां पॉलिटिकल लोग जीते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता की जीत में सबकी जीत होती है। और आपको बतावें कि पहले राजनीतिक लोग राजनीति करते थे तो नैतिक बल हुआ करता था। आज जो राजनीति कर रहे हैं लोग, वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, तो उनमें स्थिरता नहीं है। वो आज दल बदल जो कर रहे हैं लोग, तमाम बड़े बड़े लोगों ने दल बदल किया, उनके पास क्या नैतिक बल था? जिस दल से जीते थे उस दल के साथ रहना चाहिए 5 वर्ष, लेकिन नहीं रह पा रहे हैं। उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की, तो कहाँ से लड़ पाएंगे सत्ता से? तो नैतिक बल बहुत बड़ा बल होता है और वो मैं नैतिक बल के आधार पर आपसे कह रहा हूँ कि मैं चुनाव जीतूँगा। अच्छा, ये बताइए मिश्रा जी, हम लोग अभी बस्ती में बैठे हैं, बस्ती में बात कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ी दूर बाद अयोध्या है जी। अयोध्या मतलब राम की नगरी। बीजेपी की जो राजनीति की धुरी है वो राम है, लेकिन उसी राम मंदिर में चोरी हो जाती है। भाजपा कितना बैकफुट पर है? भाजपा कैसे डिफेंड करेगी चुनाव के समय में? देखिए, राम तो सबके हैं। राम को भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट किया। राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण बिना पूर्ण हुए ही 24 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। जबकि धर्म में मान्यता है कि बिना किसी भी भवन को पूर्ण हुए उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, उसका गृह प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और उसके बाद आप परिणाम देख रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने कहा लोकसभा के चुनाव में 24 में कि अब की बार 400 पार, और वो 400 पार 240 पे पहुंच गया। तो ये अहंकार तो नारायण का भोजन है, जिसको भी अहंकार हुआ। और उसके बाद दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी अपनी दुर्दशा में जा रही है। आप बताइए, जिसके पास केंद्र और राज्यों की सरकार हो, मंदिर के दान का पैसा चोरी करे, इससे घृणित कार्य कोई तो नहीं हो सकता है ना। और ये भारतीय जनता पार्टी के और संघ के लोगों ने किया। अभी भारतीय जनता पार्टी को जो समाचार चैनलों में आया
कि भारतीय जनता पार्टी को चंपत राय जी चंदा दे रहे हैं, संघ को चंदा दे रहे हैं। भाई चंपत राय जी के पास पैसा कहाँ से आया? राम जन्मभूमि का पैसा देने का, हिंदू सनातन धर्म का के चंदे का, चढ़ावे का पैसा देने का तो किसी को ये अधिकार नहीं है ना कि वो चंदा दे, लेकिन दिया उन्होंने। और जो भी ऐसा कुकर्म करेगा उसको फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आप ये ना मानिए, इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की बनेगी। कल्पना भी नहीं हो समाजवादी पार्टी को कि कितनी सीटें हम जीतेंगे। तो इसलिए आप विश्वास रखिए कि अखिलेश जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान जाएगी। और अखिलेश जी ऐसे नेता हैं कि वो सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कभी जातीय, धर्म, मजहब की राजनीति नहीं की। और जो भी देश को चलाना चाहेगा उसको सबको लेकर के चलना पड़ेगा, सबका विश्वास अर्जित करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप एक बड़े वर्ग का विश्वास नहीं जीत पा रहे हो तो आप विश्वास की बात क्यों करते हो? और अखिलेश जी तो सबका विश्वास जीतने में अपने आप को साबित कर चुके हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने 37 नहीं 43 सीट जीत रहे थे। वो तो 5-6 बार, भाई जब चंदा चोरी हो सकता है तो वोट चोरी क्यों नहीं हो सकता है? तो वोट चोरी के माध्यम से 5-6 सीटें समाजवादी पार्टी को हराई गई। तो इसलिए अखिलेश यादव जी का भविष्य बहुत आगे है, बहुत उत्तम है। और हम सब मिल कर के अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मिश्रा जी आप ये कह रहे हैं कि राम जी ने भाजपा को हरा दिया? राम जी किसी को भी, देखिए हनुमान जी की गदा में बहुत ताकत है और जब राम जी के साथ छल होगा तो हनुमान जी चुप नहीं बैठेंगे। और आप ये मानिए कि ईश्वरीय प्रेरणा है कि तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा अपने रामायण में न कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताकि मत पहले हल्लीन्हा। तो ये मति पर ही प्रहार कर रहे हैं हनुमान जी, भगवान मति पर प्रहार कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे कुकर्म करने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। गरीब से गरीब आदमी होता है वो भी मंदिर के चढ़ावे का पैसा छूना तक नहीं चाहता है। और जिसके पास पूरे देश में सरकार हो, जिसके पास पूरे देश की सत्ता हो, वो अगर मंदिर के चढ़ावे की चोरी करता है तो ये निंदनीय है। ये सनातन धर्म विरोधी लोग हैं, इनको कभी भी भगवान माफ़ नहीं करेंगे। कह रहे थे कि हिंदुओं का पैसा है और हिंदू चोरी कर लिए तो क्या हो गया? तो हिंदू कौन है? पूरे देश में हिंदू है ना। हिंदू का पैसा भाई जो है चोरी करता है तो चोरी नहीं माना जाता है। और हिंदू का पैसा आप चोरी करने के लिए पैदा हुए हो? हिंदू चढ़ावे अपनी आस्था का वो देता है ना, आप उसको किसी भी अच्छे काम में लगाओ। मंदिर का ट्रस्ट है, ट्रस्ट किसी अच्छे काम में लगावे। किसी गरीब दुखिया की, तमाम गरीब दुखिया हिंदू हैं उनकी मदद करिए। इसके लिए आदमी दान देता है। जिसके पास पैसा रहता है, किसी के पास ऐसा पैसा नहीं है कि वो ले जा कर के चोरी करने के लिए चढ़ावे। और आप देखिए जब से इस चढ़ावा चोरी की बात आई तब से मंदिर का चढ़ावा भी बहुत कम हो गया, अयोध्या की भीड़ भी बहुत कम हो गई। आस्था पर जब आप प्रहार करोगे तो आस्था हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करता। अपने आस्था पर किया हुआ प्रहार वो कभी नहीं बर्दाश्त करता है। और ये भगवान ने इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दंड दिया कि वो ऐसे कुकर्म करने से बाज नहीं आए। इसलिए ये दशा होगी आगे, दिन प्रतिदिन इनकी दशा खराब ही होती जा रही है। अच्छा मिश्रा जी, आप लगभग 34-35 साल रहे हैं भाजपा में जी। आप सब जानते होंगे अंदर की बात। ये बताइए, अभी लगातार जो खबरें चलती हैं कि दिल्ली वाले इंजन में और लखनऊ वाले इंजन में टकराहट है। देखिए हम उस भाजपा में थे जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे। ठीक, अटल जी ने एक वोट को खरीदा नहीं और उसके लिए सत्ता उन्होंने छोड़ दी। तो मैं तो उस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं उस भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात करके चलता था। मैं इन चोरों की भाजपा को लेकर के आत्मसात नहीं किया, मैंने इनको कभी मॉडल नहीं बना। अगर आपको नैतिकता के आधार पर सरकार चलानी हो तो नैतिकता के आधार पर चलाइए। अरे देश को तोड़ करके, देश को कमज़ोर करके, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करके आप सत्ता चला रहे हो तो ये आदर्श सत्ता नहीं हो सकती है। और ये तो देखिए टकराहट तो स्वाभाविक है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वो दोनों लोग जाने अपना, दिल्ली और लखनऊ जाने कि क्या क्या होगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो है समाजवादी पार्टी अपने आप में बहुत ताकत के साथ उभरी है। और उसमें जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनके अपने कर्म हैं। आज आप बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में
अखिलेश यादव जी से बड़ा राजनीतिक परिवार तो किसी का नहीं है ना कोई तो खूबी होगी ना, तभी तो उनके घर में 5-5, 6-6 सांसद हैं, विधायक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। कोई ऐसा राजनीतिक पद नहीं जो उनके पास, उनके घर में नहीं है इतने लंबे समय तक। और इतने मुलायम सिंह जी कोई राज घराने के व्यक्ति नहीं थे, एक सामान्य परिवार के, एक किसान परिवार के वो व्यक्ति थे। उन्होंने अपने परिश्रम और अपने कार्यकर्ताओं को संबल देते हुए इतनी बड़ी राजनीतिक सत्ता खड़ी की, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और लंबे समय से चल रहा है मुलायम सिंह जी का ये कारनामा। इससे लोगों को सीखना चाहिए, इससे लोगों को अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में जो समाजवादी पार्टी काम करती है उससे हर राजनीतिक दल को सीख लेनी चाहिए कि सम्मान और स्वाभिमान कैसे जागता है कार्यकर्ताओं का। इसके लिए लोग कहते हैं ना कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करती है, तो आप भी करिए, कौन रोक रहा है। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने आप को असहाय असहज महसूस करता है। तो अयोध्या के एक सांसद हैं, अयोध्या के एक संत हैं, वो संत जी कह रहे हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो हालात हैं अभी वो कुत्ते से भी बदतर है, उन्होंने यूज किया है वो। नहीं, ये तो कहना गलत है। हम किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को शब्दों को और उसको अपमानित नहीं कर सकते हैं, वो उसकी अपनी दशा है। और राजनीतिक मुखिया अगर अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं करता तो ये राजनीतिक मुखिया का दोष है, इसमें कार्यकर्ताओं का दोष नहीं है। अच्छा मिश्रा जी, ब्राह्मण जो है सच में नाराज है क्या यूपी में भाजपा से? ब्राह्मण नहीं, सब लोग नाराज हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मी सत्ता से नाराज नहीं है। जहां जिस देश में कानून का राज हो और कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हों, उस देश में जनता किसी को माफ़ नहीं करती है। ये लोकतंत्र है। इंदिरा जी ने भी इमरजेंसी लगाया था तो उनको भी हाथ धोना पड़ा था। तो ये तो अभी कौन सी इमरजेंसी है? अरे इमरजेंसी है, आपातकाल की स्थिति जैसी है। आप बताइए, सारे संवैधानिक पदों पर आज जो है मूक दर्शक लोग बैठे हुए हैं। आप चुनाव आयोग देख लीजिए, आप जो है गवर्नरों को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 14 के पहले लोकपाल की चर्चा करती थी कि मैं आऊँगा तो लोकपाल लाऊंगा, लोकपाल के माध्यम से मैं सत्ता का परिवर्तन करूँगा, मैं पारदर्शी सत्ता चलाऊँगा। लोकपाल 14 के बाद गायब हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कोरोना काल में कि आपदा में अवसर की तलाश, तो उन्होंने आपदा में अवसर की तलाश किया। कोई भी प्रधानमंत्री जो ईमानदार होगा वो अगर ये कहे कि मैं प्रधानमंत्री केयर फंड की जांच नहीं हो सकती तो मैं उस प्रधानमंत्री को ईमानदार नहीं मानता हूँ भैया। प्रधानमंत्री तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे एक एक रोए की जांच आप कर लीजिए। मैं देश चलाने के लिए हूँ, मैं सरकार चलाने के लिए नहीं हूँ, मैं देश को मजबूत करने के लिए हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम कर रही है, देश बनाने के लिए काम नहीं कर रही है। उसके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, देश गौड़ है, ये बहुत चिंतनीय विषय है। और ये हर देश के नागरिक को सोचना चाहिए कि देश मजबूत रहेगा, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत रहेगी, देश की परंपराएँ ठीक से चलेंगी, तभी देश मजबूत हो सकता है। इसके लिए बहुत बड़ा मन रखना चाहिए। और जनता से भी मैं अपील करता हूं कि उसको एक एक छोटे से छोटे चीज़ पर गहन अध्ययन करना चाहिए और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए कौन सी सत्ता ठीक से भारत को चला सकती है। अच्छा, बस्ती ज़िले में मौजूद हैं। बस्ती में 5 विधानसभा की सीटें हैं। सांसद आपके हैं समाजवादी पार्टी के। 4 विधायक जो हैं, अगर मैं भगेंद्र राम जी को जोड़ लूँ, क्योंकि वो लगभग सभा की ही बात करते हैं वो, तो आप हरैया हारे हैं आप लोग। तो क्या 2027 के चुनाव में बस्ती की 5 विधानसभा की सीटें आप सभा की झोली में डालने वाले हैं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी 5 सीट बस्ती जिले की जीतेगी, इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई संदेह की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कितनी सीटें यूपी में सरकार के लिए सपा को? यूपी में अगर सपा की सरकार, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ठीक से टिकट का बंटवारा कर दिया तो 300 सीट से कम नहीं समाजवादी पार्टी जीतेगी। ठीक से मतलब राजनीतिक समीकरण देख करके, भाई राजनीति है ना। अच्छे लोगों को टिकट मिले, अच्छे समाज विरोधी लोगों को टिकट ना मिले और ऐसे लोगों को ना मिले जो दागी प्रवृत्ति के हों। तो हमारे कहने मतलब है कि अच्छा टिकट का मतलब अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ठीक रहा तो जी सरकार बन जाएगी। हाँ, सरकार बनेगी। सरकार ऐसे नहीं बनेगी, सरकार 300 सीट से कम नहीं समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब भाजपा जो कहती है 2047 तक रहेंगे हम, तो क्या फॉर्मूला उसके पास? भाई कुछ है क्या उसके पास कहने के लिए? तो उन्होंने कहा था अब की बार 400 पार,
तो नहीं हुआ 400 पार, तो हम उसमें उसके लिए हम जवाबदेह तो है नहीं। वो तो भारतीय जनता पार्टी लोगों से पूछिए कि किस फार्मूले के आधार पर वो 47 तक और 52 तक सत्ता चलाएंगे। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये मेरे साथ दयाशंकर मिश्रा जी मौजूद थे, हरियाणा से ये दावेदारी करें समाजवादी पार्टी से। इन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरह से बीजेपी जब सत्ता में नहीं आई थी 2014 के पहले केंद्र में, तो वो बड़ी बड़ी बातें करती थी। लोकपाल की बात, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग लोकपाल का नाम भी नहीं सुने होंगे। अन्ना आंदोलन जो हुआ उसकी बड़ी मांग थी कि लोकपाल आए। लोकपाल जो था वो अकाउंटेबिलिटी का था, जवाबदेही तय होती, पारदर्शिता तय होती, जवाबदेही तय होती, उसको लेकर के उसकी मांग थी। खैर उसकी चर्चा होती नहीं है। पीएम केयर फंड को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि इसकी ऑडिट नहीं हो सकती, इसकी जांच नहीं हो सकती। आप सोचिए कितने अरबों रुपए उसमें गए थे। बाकी बस्ती में मौजूद हैं, बस्ती में मौजूदा जो सांसद है समाजवादी पार्टी के हैं। और अयोध्या मंडल की बात करें तो अयोध्या मंडल में लोकसभा की सीटों में भाजपा खाता भी नहीं खोल पाई थी 2024 के चुनाव में। अब देखते हैं कि 27 में क्या समीकरण रहता है, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में। बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है। बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।